गुड मॉर्निंग क्लास। एम आई क्लियरली ऑडिबल? आवाज आ रही है आप लोगों को? कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था टेरिफ का टॉपिक, इसको हम प्रशुल्क कह रहे। बुक में देखिएगा, बुक में टॉपिक आपको प्रशुल्क के नाम से मिल सकता है या तटकर के नाम से मिलेगा। तो जब हमने टेरिफ स्टार्ट किया था, हम डिस्कशन कर रहे थे कि टेरिफ होता क्या है और टाइप्स ऑफ टेरिफ की हम बात कर रहे थे कि कितने प्रकार के होते हैं प्रशुल्क। तो जब हम आधार पर कैटेगराइजेशन कर रहे थे तो हमें बहुत सारे कैटेगराइजेशन हमने देखे। फर्स्ट हमारा क्या था आपका जो पर इम्पोजिशन के आधार पे, ठीक है, कि आप लागू कर रहे हैं तब आप कैसे टेरिफ इम्पोज करेंगे, जिसमें कि आपने स्पेसिफिक पढ़ा था, विशिष्ट पढ़ा था, एड वैलोरम था और कंपाउंड था। ठीक है, कंपाउंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन था शायद। कंपाउंड या मिश्रित जब हम उसकी बात कर रहे थे टेरिफ की, तो प्रशुल्क की, देखिए क्योंकि कंपाउंड मैंने कहा था, कंपाउंड टेरिफ क्या है, ये इंक्लूड करता है दोनों को, स्पेसिफिक प्लस एड वैलोरम। ठीक, इसमें आपका स्पेसिफिक भी है, एड वैलोरम भी है, कि जिसमें विशिष्ट भी हो और उसके अलावा आपका मूल्यानुसार टेरिफ भी हो। दोनों अगर एक साथ अप्लाई हो रहे हैं किसी कमोडिटी पे तो उसको आप कह रहे हो कंपाउंड टेरिफ। तो जैसे स्पेसिफिक की जब मैंने बात करी थी तो स्पेसिफिक में हम क्या कह रहे थे कि इसको हम तब लगाते हैं जब हम किसी वस्तु या सेवा या गुड या कमोडिटी के क्या कर रहे हैं, उसकी वेट के अकॉर्डिंग या उसके किसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम अप्लाई कर रहे हैं टेरिफ, कि हम पर केजीज पे अगर कुछ लगा रहे हैं, पर लीटर पे हम कुछ टेरिफ लगा रहे हैं, तो आपका जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो कहाँ पे आता है, स्पेसिफिक टेरिफ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आप उसको अंडर स्पेसिफिक टेरिफ रखोगे जहां पे आप एग्जैक्ट अमाउंट बताओगे कि इतना रुपए आपसे लिया जा रहा है। एड वैलोरम में क्या है, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका लगता है। एड वैलोरम का मतलब भी क्या है कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू, कि जितनी वैल्यू होगी उतना उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कि अगर आपने बोल दिया कि क्या बोलते हैं कि आपको कुछ परसेंट के हिसाब से अगर लग रही है, अगर बेस अमाउंट किसी चीज का मान लीजिए 20,000 है तो 20,000 का 10% टैक्स है। अगर किसी का अमाउंट 50,000 है बेस अमाउंट, उसका 10% कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस सेट है। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग जब टैक्स आप इम्पोज कर रहे हो तो वो एड वैलोरम का पार्ट है। और एग्जैक्ट अगर आप किसी पे क्वांटिफाई करके अगर आप टैक्स इम्पोज कर रहे हो तो वो आपका स्पेसिफिक का पार्ट है। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि किसी कोई कार है उसको अगर इम्पोर्ट करना है, तो कार पे इम्पोर्ट के लिए आप कह रहे हो कि 250 रुपीज अगर या $250 क्या है, इसका फिक्स्ड अमाउंट है कि इतना इस पे लगना है, प्लस इसके अलावा 10% और ये चार्ज होगा। अगर इस तरीके से किसी टैक्स रेट का स्ट्रक्चर है या टेरिफ रेट का स्ट्रक्चर है तो ये आपका क्या दिखा रहा है, स्पेसिफिक का। और ये आपका क्या दिखा रहा है, एड वैलोरम का, कि 10% आपको एडिशनल देना है उस पे। कब, जब आप $250 क्या कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी दे चुके हैं। जैसे पाकिस्तान पे 2010 का जो डेटा है उसमें वर्ल्ड बैंक ने जो अपडेट किया है उसमें दिया हुआ है कि वहां पे जब आपका कंपाउंड टेरिफ लगता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, तो वो 0.88 पर लीटर के हिसाब से चार्ज होता है। टेरिफ लगता है इतना 0.88 प्लस 25% आपका एड वैलोरम के अकॉर्डिंग। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कोई भी अगर टेरिफ का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें हम कहते हैं कि स्पेसिफिक भी इम्पोज होगा एज वेल एज एड वैलोरम भी इम्पोज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आपका कंपाउंड टेरिफ, जहां पे आपके दोनों एक साथ लगाए जाते हैं, स्पेसिफिक भी और एड वैलोरम भी। स्पेसिफिक क्यों, हम क्वांटिफाई करने के लिए कर रहे हैं, क्वांटिटी को फिक्स करने के लिए कर रहे हैं कि पर लीटर इतना लगना है, पर केजी इतना लगना है। और उसके बाद हम एड वैलोरम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आप लग्जेरियस गुड की तरफ मूव करोगे। बेसिक गुड्स आपके जो होंगे, जो नेसेसरी गुड्स होंगे, वो कंपैरेटिवली सस्ते होंगे। लेकिन आप जितना ज्यादा लग्जेरियस गुड्स को इंपोर्ट करने की सोचोगे तब आपको उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ लग्जेरियस गुड के लिए को कंट्रोल करने के लिए भी क्या करते हैं, वोल्यूम टैक्स का यूज किया जाता है, कि इसको अगर आप लगाओगे तो ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग वैरी करता रहेगा। तो कंपाउंड टेरिफ, स्पेसिफिक प्लस एड वैलोरम। क्लियर है कंपाउंड टेरिफ? कल हमने जहाँ पे अपना डिस्कशन एंड किया था, दैट वाज द पार्शियल इफेक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसमें हमने एक डायग्राम बनाया था, आप लोगों ने बनाया होगा, अपना डायग्राम ओपन कर लीजिएगा। ये सेक्शन आपका दिखा रहा था फॉरेन कंट्री,
ये आपकी होम कंट्री। पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए अपना डायग्राम, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ड्रॉ कर लिया डायग्राम। कल जब हम पार्शियल टैरिफ की बात कर रहे थे तो उसमें हमने पहला इफेक्ट क्या देखा था, प्राइस इफेक्ट। ठीक है, कि कीमत प्रभाव हमारा पहला प्रभाव था। तो डायग्राम से अगर हम देखें तो हमारा जो लेफ्ट साइड का डायग्राम है, यह फॉरेन कंट्री को शो कर रहा है, राइट साइड वाला बी पैनल दिखा रहा है किसको, होम कंट्री को या डोमेस्टिक कंट्री को। ठीक, तो यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन होती है वो आपकी ओपीएफ है। जो फॉरेन कंट्री में उसी सेम कमोडिटी की प्राइस ओपीएफ है, और डोमेस्टिक कंट्री में उसकी प्राइस कितनी दी हुई है, ओपीडी। तो पीडी और पीएफ क्या है, आपका डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, दोनों कंट्रीज के बीच की कीमत का, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं ट्रेड पॉसिबल है। तो पहली लाइन जब हमने ओपी प्राइस की ली, ओपी प्राइस क्या दिखा रहा है, विदाउट टेरिफ, कि जब यहाँ पर फॉरेन कंट्री इतने दाम पर सप्लाई कर रही है होम कंट्री में अपना प्रोडक्ट, तो ये प्राइस ओपी फिक्स किया। तो यहाँ से आपको एक लाइन मिली जो आप कह रहे हो ओपी प्राइस पे विदाउट टेरिफ फॉरेन कंट्री क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है अपना गुड। ठीक, जैसे ही टेरिफ इम्पोज किया होम कंट्री ने, जैसे ही अपने इम्पोर्ट्स पे टैरिफ इम्पोज किया, तो क्या होगा, इम्पोर्ट के दाम बढ़ जाएंगे, और अब जो आपका रेट होगा वो क्या हो गया, ओपीटी। टैरिफ लगाने की वजह से दाम आपके बढ़ेंगे इम्पोर्ट के, जिसको कि ओपीटी पॉइंट से दिखाया गया है, ये ग्रीन वाली लाइन। तो पहला प्रभाव आपका क्या है टैरिफ का, पहला इफेक्ट क्या है टैरिफ का, कि टैरिफ इम्पोज करते ही जो कमोडिटी होती है, जो इम्पोर्टेड आइटम है, उसका प्राइस क्या होता है, हाइक हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। इसको हम किससे दिखा रहे हैं, पीपीटी से। ठीक है, आपका पहला इफेक्ट है पीपीटी। अब देखिए ध्यान से कि जब आपका ओपी प्राइस था, इस प्राइस लेवल पे सप्लाई कितनी है, डायग्राम से देखिए जो लेबलिंग है इसमें सप्लाई कितनी शो हो रही है, आपकी पीए, कि जब आपको सप्लाई मालूम करनी है और जब आपको देखना है क्या, डिमांड, तो आप क्या देखोगे, किस पॉइंट पर उसने टच किया है उस लाइन को। तो अगर आप ओपी प्राइस पे देखना चाहते हो सप्लाई कितनी है, तो मतलब यहाँ पर टच करिए, आपका सप्लाई कर्व है एस, ए पे इसने टच किया, तो मतलब सप्लाई यहाँ पर पी ए है और डिमांड कितनी है, पी
बी, क्योंकि ये आपका डिमांड का कर्व है और यहाँ पर इसने इसको टच किया। ठीक, तो हम जब बात करते हैं सेकेंड इफेक्ट की, सप्लाई साइड की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब टैरिफ नहीं लगा हुआ था, दैट मीन्स ओपी प्राइस पर आप कह रहे हो डोमेस्टिक सप्लाई कितनी है, पीए, और जब क्या कर दिया, टैरिफ को इम्पोज कर दिया गया, जब टैरिफ लगा दिया गया, तब हमारी लाइन कितनी हो गई थी, पीटी। ओपीटी पर सप्लाई कितनी है आपकी, पीटीजी, क्योंकि ये आपकी लाइन यहाँ पर इसको टच कर रही है पॉइंट जी पर। तो ये जो आपका पोर्शन है, पहले टैरिफ लगाने से पहले डोमेस्टिक सप्लायर कितना कर रहा था सप्लाई, पीए, और टैरिफ लगाने के बाद कितना कर रहे हैं, पीटीजी। तो मतलब आप जो सप्लाई का एरिया देख रहे हैं कि ये जो आपका पीए और पीटीजी का डिफरेंस है, मतलब इतना हिस्सा, इतना ज्यादा है ये, इतना हिस्सा हम क्या कह रहे हैं, इसको हम बोलेंगे प्रोटेक्शन इफेक्ट, संरक्षण प्रभाव। क्यों हम इसको प्रोटेक्शन इफेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ये सप्लाई कहाँ से आ रही है, हमारे डोमेस्टिक सप्लायर्स की तरफ से आ रही है। क्योंकि हम होम कंट्री की बात करें तो होम कंट्री में कितना सप्लाई कर रहा है डोमेस्टिक सप्लायर, हम ये देख रहे हैं घरेलू उत्पादन कितनी पूर्ति के साथ हो रहा है। तो ये आपकी पूर्ति को शो कर रही है ये लाइन्स। तो जैसे ही टैरिफ हम लगाते हैं तो दाम महंगे हो जाएंगे इम्पोर्ट के, और महंगे होने की वजह से लोग क्या करेंगे, डिमांड कंपैरेटिवली कम करेंगे। बट उनको अपनी डिमांड फुलफिल करनी है, बाहर के प्रोडक्ट से नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने घर के प्रोडक्ट से ही अपनी डिमांड को बढ़ाना शुरू, मतलब फुलफिल करना शुरू करेंगे। तो जब वो घरेलू चीज की डिमांड करेंगे तो दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। तो जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो हम क्या कर रहे हैं, अपने डोमेस्टिक सप्लायर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सप्लाई साइड से आपको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन इफेक्ट। तो जो आपका प्रोटेक्शन इफेक्ट है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, सीई, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है, ये आपकी गैपिंग जो थी, यही आपका दिखा रहे हैं बढ़ी हुई सप्लाई, कि जब आप टैरिफ लगाएंगे तो टैरिफ लगाने से संरक्षण मिलता है हमारे घरेलू उत्पादकों को, जो डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। तो वो प्रोटेक्शन इफेक्ट हम किससे दिखा रहे हैं, सीई पॉइंट से। क्लियर है प्रोटेक्शन इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका कंजम्पशन इफेक्ट, उपभोग प्रभाव। जब भी आप प्रोटेक्शन बोलोगे तो इसका मतलब आप सप्लाई साइड के साथ काम कर रहे हो, जब आप कंजम्पशन इफेक्ट बोलोगे दैट मीन्स आप डिमांड की तरफ से बात कर रहे हो। तो जब आपका टैरिफ नहीं इम्पोज था, दैट मीन्स हम जब बात कर रहे हैं किसकी, ओपी प्राइस की, तो ओपी प्राइस पे डिमांड कितनी है, पीबी, क्योंकि ये आपका प्राइस है और ये आपका डिमांड कर्व है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, प्राइस हो गई, जो कि आप पीबी से दिखा रहे हैं। ये सब आपका डिमांड का साइड। डिमांड मतलब हम क्या कह रहे हैं, कि जो मांग करी जा रही है होम कंट्री में। अगर आप देखिए टोटल, अगर इस चार्ट को देखिए, सप्लाई थी पीए, डिमांड है पीबी, तो दैट मीन्स ये जो ए बी का हिस्सा है, ये क्या हो रहा है, इसको इम्पोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि मांग जो कंट्री है वो कितनी कर रही है प्रोडक्ट की, पीबी के बराबर, और जो डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं वो कितना फुलफिल कर पा रहे हैं, सिर्फ पीए के बराबर। तो बची हुई जो डिमांड है दैट इज ए बी, ये जो हिस्सा है ये कैसे पूरा हो, तो ये पूरा कैसे हो रहा है आपका, इम्पोर्ट करके। ठीक अब जब टैरिफ इम्पोज कर दिया गया तब क्या हुआ, जो प्राइस थी वो आपकी ओपीटी हो गई। ठीक है, हमने ये ओपीटी प्राइस से दिखाया है, टैरिफ लगने के बाद की प्राइस, ये ग्रीन वाली लाइन। डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका, जो डिमांड पहले पीबी थी वो अब कितनी हो गई है, पीटीएच, मतलब ये डिमांड कर्व को यहाँ पर टच कर रहा है। तो ये आपकी क्या दिखा रही है, ये लाइन आपकी टैरिफ वाली लाइन। तो इतना हिस्सा आपका क्या दिखाएगा, डिमांड को। तो क्या हो रहा है, जैसे ही आप टैरिफ लगाते हो, टैरिफ लगाने से इम्पोर्टेड आइटम का प्राइस हाइक होना है, क्योंकि बेसिक जो सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा आपका, कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो जो प्राइस आपका इंक्रीज हुआ, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, कि जब प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड आपकी नीचे आ जाएगी। तो ये आपका कंजम्पशन इफेक्ट हम दिखा रहे हैं, कि जैसे ही आपका प्राइस इंक्रीज हुआ वैसे ही डिमांड कम हो गई, और डिमांड कम होने का मतलब कंजम्पशन कम हो जाएगा उस कमोडिटी का। तो ये कम हुआ कंजम्पशन हम किससे दिखा रहे हैं, आपका कंजम्पशन इफेक्ट से। तो ये जो आपका उपभोग प्रभाव है उसको हम किससे शो कर सकते हैं, जैसे आपने प्रोटेक्शन इफेक्ट दिखाया सीई, वैसे ही आप कंजम्पशन इफेक्ट क्या बोल सकते हो, किस लेबलिंग से आप शो करोगे, डायग्राम में देख के बताइए कंजम्पशन इफेक्ट क्या होगा।
ये जो आपका हिस्सा है एफडी, ये दिखाएगा कंजम्पशन इफेक्ट को। कंजम्पशन इफेक्ट की प्राइस हाइक होते ही डिमांड कम हो जाएगी और कम हुई डिमांड को हम कंजम्पशन इफेक्ट कह रहे हैं, जो कि इस डायग्राम में एफडी से शो किया है। तो आपका कंजम्पशन क्या हो गया, एफडी। कंजम्पशन इफेक्ट ये है। प्रोटेक्शन इफेक्ट आपका क्या था, पीई। एंड प्राइस इफेक्ट आपका पीपीटी। अब जब आप कह रहे हो कि आपने प्रोटेक्शन इफेक्ट को देख लिया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, अपने घरेलू उत्पादक को आपने संरक्षण प्रदान किया, तो क्या होगा, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, जो आपके उत्पादन के साधन है, उसका आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा आपको। क्यों रीडिस्ट्रीब्यूशन या पुनः वितरण क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप कह रहे थे कि डोमेस्टिक सप्लायर पीए सप्लाई कर रहा था, ठीक है। हमने क्या बताया था कि ये आपका जो पीए हिस्सा है, ये आपका अर्लियर टेरिफ है। जब टेरिफ लगाने से पहले पूर्ति इतनी हो रही थी, मान लीजिए आप कह रहे हैं 100 लेबर मिलकर काम कर रहे हैं इस फील्ड पर, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन है उसमें 100 लेबर लगे हैं, 100 मजदूर मिलकर काम कर रहे हैं। अब अगर आपको 100 मजदूर मान लीजिए 10 यूनिट बना रहे थे, अब आपकी सप्लाई बढ़ गई है, जैसे ही आपने टैरिफ लगाया है तो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ गई, तो उसकी सप्लाई बढ़ानी होगी। तो बढ़ी हुई सप्लाई आप किससे दिखा रहे थे, पीटीजी से। तो अगर ये मान लीजिए 10 यूनिट था, तो ये आपका कुछ भी होगा 10 से ज्यादा ही शो करेगा। तो मतलब 20 यूनिट बनाने के लिए आप उसी 100 लेबर का यूज नहीं कर सकते। जो भी आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जितने भी आप उत्पादन के साधनों को यूज कर रहे होंगे, 100 यूनिट 10 यूनिट बनाने के लिए, तो आपको 20 यूनिट जब बनाना है, बढ़ी हुई सप्लाई आपको प्रोवाइड करनी है, तो आपको अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ज्यादा लेबर लगाने पड़ेंगे, ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, जो उत्पादन के साधन है उसका पुनः वितरण कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डोमेस्टिक सप्लाई। घरेलू पूर्ति को बढ़ाने के लिए आप पुनः वितरण कर रहे हैं किसका, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, उत्पादन के साधनों का। तो वो आपका क्या कहलाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। क्यों रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट चाहिए होता है, क्योंकि हमें डोमेस्टिक सप्लाई क्या करनी है, इंक्रीज करनी है टैरिफ लगाने के बाद। तो ये जो बढ़ी हुई डोमेस्टिक सप्लाई है, वो आप कैसे दिखाएंगे, पहले इतना सप्लाई हो रही थी, अब सप्लाई पीटीजी के बराबर है, तो टोटल आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, इस एरिया के बराबर। ये जो आपका शेडेड एरिया है, इसको हम बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, क्योंकि सारा रीडिस्ट्रीब्यूशन आप इसी एरिया में कर रहे हो, जहां पे पहले और मतलब प्री टेरिफ एंड पोस्ट टेरिफ का एरिया जो है आपका सप्लाई के कंटेक्स्ट में, वो आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट को शो करेगा। तो ये आपका जो हिस्सा है पीटीजी, और यहाँ पे पॉइंट ए था, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट को, ए पी पी टी जी। तो इतना हिस्सा, येलो वाला हिस्सा आपका क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन या पुनः वितरण को शो करेगा। नेक्स्ट आता है आपका रेवेन्यू इफेक्ट, राजस्व प्रभाव। तो रेवेन्यू इफेक्ट मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अगर सरकार टैरिफ लगा रही है, तो उसका एक उद्देश्य क्या है, अपना रेवेन्यू बढ़ाना। टैरिफ लगाने का मतलब सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ग्रॉस रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे जब हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स पे भी टैक्स लग रहा है, चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो, कोई भी टैक्स जो लग रहा है, वो सारा का सारा कलेक्शन कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो ऐसे ही जब आपका टैरिफ लगता है, तो टैरिफ का जितना पैसा आएगा वो गवर्नमेंट के पास इनकम के फॉर्म में जाता है, उसकी आय है सरकार की टैरिफ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि टैरिफ लगाने का एक इफेक्ट क्या होगा, रेवेन्यू इफेक्ट, की टैरिफ लगाने के बाद जो पैसा कलेक्ट हो रहा है, उस पैसे को, उस इफेक्ट को आप क्या कह रहे हो, रेवेन्यू इफेक्ट के नाम से जान रहे हो, या राजस्व प्रभाव के नाम से हम बोलते हैं, जो सरकार की टोटल अर्निंग हो रही है। तो जो आपकी होम कंट्री है, इसमें टैरिफ कितना लगा था, कितना टैरिफ आपको शो मतलब कितना दिख रहा है, टैरिफ हमने कितना लगाया है यहाँ पे, पीपीटी। टैरिफ हमने लगाया इतने के बराबर, ठीक। और किस पे लग रहा है टैरिफ, इम्पोर्टेड आइटम में। तो टैरिफ लगने के बाद इम्पोर्ट कितना कर रही है सरकार, कितना इम्पोर्ट कर रही है, आयात कितना हो रहा है, डायग्राम के अकॉर्डिंग जो लेबलिंग हमने करी है, उसमें इम्पोर्ट का सेक्शन कौन सा है, GH। तो मतलब हम क्या कह रहे, टैरिफ लगाया इतने के बराबर, ये जो आपका हिस्सा है ये, और किस पे लगाया, इम्पोर्ट के ऊपर।
इतने एरिया पे जितनी डिमांड है उसमें से डोमेस्टिक सप्लाई हटा दीजिए, बचा हुआ हिस्सा आपका इम्पोर्ट है, क्योंकि जितना एक देश में होम कंट्री में जितनी मांग हो रही है और जितना घरेलू उत्पादक पूर्ति कर पा रहा है वो तो ठीक है कि वो डोमेस्टिक सप्लाई से आपका निकल गया, बट अभी भी जो फुलफिल्ड करनी है डिमांड वो हम इम्पोर्ट से कर रहे हैं। तो ये जो रेस्ट आपकी डिमांड है GH, ये क्या है आपका इम्पोर्ट को दिखा रहा है, क्योंकि ये डोमेस्टिक सप्लायर पूरा नहीं कर पा रहा तो इसको हम बाहर से मंगा रहे हैं। तो GH आपका और PPT टैरिफ का अमाउंट है कि इतना टैरिफ लग रहा है। ठीक, तो मतलब टोटल टैरिफ कितना हो गया आपका, ये हिस्सा, ठीक, और ये हिस्सा, मतलब ये जो आपका ब्लू वाला एरिया है ये क्या दिखाएगा, टोटल रेवेन्यू को शो करेगा। मान लीजिए के है या आपका एम है, ठीक, ये पॉइंट। तो टोटल रेवेन्यू क्या दिखा रहे हैं, MKGH, ब्लू वाला जो आपका शेडेड एरिया है इसको हम क्या बोल रहे हैं, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आया कहाँ से आपका, जितना टैरिफ लगाया है और जितनी अमाउंट पे लगाया है। ठीक, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आप टैरिफ लगा रहे हैं 100 रुपए और कितनी कमोडिटी पे आप लगा रहे हैं, 10 कमोडिटी पे, तो टोटल टैरिफ, टोटल आपकी अर्निंग कितनी हो गई, सरकार की टोटल अर्निंग कितनी हो गई, 10 यूनिट है, 100 रुपए टोटल टैरिफ है, तो मतलब 1000 क्या हो गया, गवर्नमेंट की टोटल अर्निंग हो गई। सेम यही चीज हमने करी है, यहाँ मल्टीप्लाई किया, इस डायग्राम में भी आपने यही किया है, इतना टैरिफ लगाया और इतनी कमोडिटी पे लगाया, इतनी क्वांटिटी पे लगाया, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपकी शेडेड एरिया के बराबर। इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू इफेक्ट। लास्ट जो आपका इफेक्ट बचता है वो क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है आपका, जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखते हो तो एक्चुअली आपका क्या है, एक क्रेडिट साइड है, एक डेबिट साइड है, मतलब एक आपकी क्रेडिट होने वाला साइड है और जहां से एक है जहां से आपका कट होता है, डेबिट होता है वाला साइड। मतलब हम क्या कह सकते हैं, एक आपका डिमांड साइड है और एक आपका सप्लाई साइड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब आप बात करते हो, एक मांग का पक्ष होता है, एक पूर्ति का पक्ष होता है। तो जब आप डिमांड की बात करोगे तो इनमें से कौन सा इफेक्ट डिमांड साइड को शो कर रहा है, जो आपने अभी तक पढ़े हैं 5 इफेक्ट, इसमें से डिमांड साइड इफेक्ट कौन सा है, कंजम्पशन इफेक्ट या फिर आपका उपभोग प्रभाव। ठीक, और सप्लाई साइड आपका कौन सा है, पूर्ति साइड का इफेक्ट कौन सा है, प्रोटेक्शन इफेक्ट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या बनता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट या भुगतान शेष प्रभाव हमेशा किससे बनेगा, कि जो उस कंट्री का डिमांड साइड का इफेक्ट होगा प्लस जो उस कंट्री का सप्लाई साइड का इफेक्ट होगा। दैट मीन्स आपका कैसे बन रहा है, कंजम्पशन इफेक्ट प्लस प्रोटेक्शन इफेक्ट को जोड़ के। तो हमें पता है कंजम्पशन इफेक्ट हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग कितना हम दिखा रहे थे, FD प्लस कितना आप कह रहे थे, प्रोटेक्शन इफेक्ट CE। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट क्या हुआ आपका, FD प्लस CE, इन दोनों को जोड़ के आपका जो डायग्राम बनता है ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का होगा। मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या दिखाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट को दिखाएगा। डिमांड और सप्लाई का हिस्सा है, प्रोटेक्शन या कंजम्पशन का एरिया, इन दोनों को हम जब प्लस कर देते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट को शो करेगा। तो ये आपके 6 इफेक्ट होते हैं पार्शियल इफेक्ट में। अंडर द पार्शियल इफेक्ट वी आर कंसीडरिंग 6 इफेक्ट्स, और वो इफेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं, प्राइस इफेक्ट, प्रोटेक्शन इफेक्ट, कंजम्पशन इफेक्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, रेवेन्यू इफेक्ट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट। कीमत प्रभाव, संरक्षण प्रभाव, उपभोग प्रभाव, पुनः वितरण प्रभाव, राजस्व प्रभाव और भुगतान शेष प्रभाव, जो आपको इस पूरे डायग्राम से शो करना है। में डाउट है किसी को? प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट देखिए, सबसे पहला इफेक्ट आपका कीमत प्रभाव ही होता है कि आपने जैसे ही टैक्स लगाया, आप कोई कमोडिटी खरीदिए जाकर, आप अगर कह रहे हैं कि विदाउट GST उसका प्राइस, ठीक है, आप जाते हो उसमें GST की प्राइस इंक्लूडेड होती है, बट अगर आप GST को हटा दो उसमें से तो आपकी कमोडिटी की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
जो उसमें जीएसटी जैसे ही लगा वैसे ही उसकी प्राइस हाइक हो गई। मतलब जैसे ही सरकार टैक्स लगाती है, टैक्स का उद्देश्य क्या है कि उसकी जो आपकी प्राइस होती है उस टोटल कमोडिटी की वो हाइक कर जाएगी, क्योंकि उसका एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट के पास जाना है। तो सिमिलरली आप क्या कह रहे हो, जब टैरिफ लगाता है सरकार किसी कमोडिटी पे, जब टैरिफ लगाती है तो उस टाइम पीरियड पे क्या होता है कि ये जो आपकी कमोडिटी है उस पर टैक्स इम्पोज हो गया, और टैक्स इम्पोज करते ही कीमत आपकी बढ़ेगी। जैसे ही आपने टैक्स लगाया तो उसकी कीमत के साथ ये इसकी एडिशनल उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो कीमत एकदम से बढ़ेगी, क्योंकि टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की अर्निंग होनी है उस टैरिफ से। तो ये आप कह रहे हो कि जब ओपी प्राइस था तो आप बिना टैरिफ की बात कर रहे थे, कोई टैरिफ नहीं लगा था। जैसे ही सरकार ने टैरिफ लगाया, चाहे उसने क्वांटिफाई किया हो चाहे उसने फिक्स किया हो कि इतने परसेंट लगना है, या फिर उसने फिक्स कर दिया हो अमाउंट, दोनों ही केसेस में क्या होगा कि प्राइस हाइक हो जाएगी, ओपी से ओपीटी चली गई। ये जो आपकी नई लाइन हमने ग्रीन लाइन से शो करी है, तो ये हमारा पहला प्रभाव होता है तटकर का या फिर प्रशुल्क का या टैरिफ का, कि पहला इम्पैक्ट क्या है, जैसे ही टैरिफ इम्पोज होगा वैसे ही कीमत आपकी बढ़ जाएगी, और वो बढ़ी हुई कीमत आपने ऐसे दिखाई है ओपीटी से। प्रोटेक्शन इफेक्ट, ठीक है। प्रोटेक्शन इफेक्ट हम ये कह रहे थे कि प्रोटेक्शन इफेक्ट मतलब हम सप्लाई साइड की बात कर रहे हैं। पहली चीज, सप्लाई साइड आप बोल रहे हो तो ये जो आपकी पर्पल लाइन है ये वाली, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि हम सप्लाई साइड को डील कर रहे हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट था पी ए, पहले हमको सप्लाई इतनी मिल रही थी, इतना सप्लाई कर रहा था डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, ठीक है, इतनी सप्लाई इतनी पूर्ति हम घरेलू कर ले रहे थे, डोमेस्टिकली कर ले रहे थे, और इतना टोटल डिमांड थी। तो ये बचा हुआ हिस्सा कहाँ जा रहा था आपका, इम्पोर्ट में जा रहा था। और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कितना कैपेबल था, इतना सप्लाई करने के लिए वो कैपेबल था पी ए एरिया। अब क्या हुआ, जैसे ही सीक्वेंसिंग में चलिएगा, जैसे ही टैरिफ इम्पोज हुआ, पी से हम पीटी पर पहुंचे, प्राइस हाइक हुई। प्राइस हाइक होने का मतलब डिमांड लो होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। तो ये डिमांड किसकी लो हो रही है, घरेलू उत्पादन की नहीं लो हो रही है, ये आपकी फॉरेन गुड की डिमांड लो हो रही है, कि जो आप फॉरेन से सामान मंगा रहे हो उसकी मांग कम हो रही है, क्योंकि इंपोर्ट के प्राइस बढ़े हैं तो इंपोर्टेड आइटम की डिमांड कम होगी। बट लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। अगर हम जो चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे वो अगर अब हम बाहर से नहीं इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हम उसको अपने घरेलू चीजों से ही फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप कह रहे हो कि आप अगर हैंडबैग्स बाहर से अगर आप इंपोर्ट करते हो, बाहर की कंपनी से इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन वहां बहुत ज्यादा अगर प्राइस हाइक हो गई तो लोग क्या करेंगे, जो घरेलू उत्पादन है उसी पे जाएंगे, जो घर पे यहाँ पे बन रहे हैं, ब्रांड्स बना रहे हैं अपने हैंडबैग्स को, आप उसी की तरफ प्रेफरेंस दोगे। तो मतलब जब आपका उत्पादन बाहर का महंगा हो रहा है तो आपकी डिमांड घर के लिए बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ की डिमांड आपकी लो हो गई क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया था। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि अब जो डिमांड होगी वो किसकी होगी, डोमेस्टिक डिमांड आपकी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि लोगों को चाहिए वो चीज, पर वो बाहर से ना खरीद के अपने डोमेस्टिक एरिया से खरीदेंगे। तो डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करेगा कौन, प्रोड्यूसर। जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वही क्या करेंगी, बढ़ी हुई डिमांड को फुलफिल कर पाएंगी। तो जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो इसका इम्पैक्ट प्रोड्यूसर पे क्या पड़ेगा, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, या आप कह सकते हो जो सप्लाई है, डोमेस्टिक सप्लाई, वो पहले से बढ़ जाएगी। शुरुआत हमने कहाँ से करी, टैरिफ लगने की वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ था। एंड हम कहाँ कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो का, कि डोमेस्टिक सप्लाई आपकी घरेलू पूर्ति पहले से बढ़ जाएगी। तो वहीं इस डायग्राम में हम दिखा रहे हैं, प्राइस बढ़ी थी पी से पीटी, तो सप्लाई क्या हुई, पी ए से पीजी बढ़ गई। तो ये जो इम्पैक्ट हो रहा है पी ए से पीजी पीटीजी पहुंचने का, ये इम्पैक्ट फ्रूटफुल किसके लिए बेनिफिशियल है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि उनको सप्लाई बढ़ाने का मौका मिला। तो जब उनको सप्लाई बढ़ानी है अपनी, तो सप्लाई जब उन्होंने बढ़ा दी, तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि हम टैरिफ लगा के रहे हैं, ताकि हम संरक्षण दे पाए अपने घरेलू उत्पादकों को। जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, किसके अगेंस्ट, बाहर की कंपनीज के अगेंस्ट, कि बाहर की जो कंपनीज हैं, जो बाहर के प्रोड्यूसर्स हैं, वो आके हमारी इंडस्ट्री में फैले। सच्चा है कि हम क्या करें कि अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लें टैरिफ को इंक्रीज करके, ताकि जो कस्टमर्स हमारे वहां पे ज्यादा जा रहे हैं उनको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर पाए। तो ये प्रोटेक्शन हम क्या कैसे देते हैं, टैरिफ को इंक्रीज करके डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ाया जाता है, और उसी को हम कह रहे हैं प्रोटेक्शन सप्लाई, सॉरी प्रोटेक्शन इफेक्ट। तो वो प्रोटेक्शन इफेक्ट हम किससे दिखाते हैं, ये वाला एरिया सीई,
क्योंकि पहले सप्लाई इतनी थी, अब सप्लाई इतनी हो गई, तो बीच का जो बचा हुआ हिस्सा है, ये हिस्सा, ये आपका क्या है, प्रोटेक्शन इफेक्ट को शो करेगा, सीई। अब क्योंकि हमें डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ानी है, तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पुनः वितरित करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर कह रहे हो कि आपके पास कोई भी किसी भी टाइम पीरियड पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर्टेन होंगे, एक लिमिटेड पॉपुलेशन होगी, जो एक लिमिटेड वर्कफोर्स होगा, दैट मीन्स आप कह रहे हो लेबर सप्लाई आपके पास लिमिटेड है, कैपिटल आपके पास लिमिटेड है, कुछ निश्चित संसाधनों के साथ ही आप प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक, मान लीजिए कुछ लेबर आपके किसी एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ लेबर किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आपके कुछ अलग काम कर रहे हैं, सर्विस में अलग काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कुछ अलग लेबर्स काम कर रहे हैं। बट अगर आपको अचानक से इनहेंस करनी है अपनी कमोडिटी या अपनी सप्लाई आपको इनहेंस करनी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि ये सारे लेबर्स, अगर यहाँ पर आपका 20 यूनिट लेबर काम कर रहा है एग्रीकल्चर में, यहाँ पर 5 यूनिट है, यहाँ पर अगर 10 यूनिट है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे है इकोनॉमी में लेबर्स का, और आपको अचानक से इंक्रीज करना है यहाँ का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का, ठीक, यहाँ का उत्पादन आपको बढ़ाना है, सप्लाई एकदम से बढ़ानी है, तो आप एकदम से लेबर कहाँ से लाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लेबर है उसमें से कुछ डिपेंडेंट पॉपुलेशन होगी, कुछ आपकी वर्किंग फोर्स होगी। डिपेंडेंट मतलब कुछ लोग बहुत अभी बच्चे छोटे होंगे जो कि अभी वर्कफोर्स में नहीं आ सकते, कुछ लोग 60+ हैं जिनकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है। तो हमारे पास एक्चुअल वर्कफोर्स कौन सी है, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का पोर्शन है, दैट मीन्स 15 to 59 की जो वर्कफोर्स है वो क्या करेगी, प्रोडक्शन में काम करेगी। तो अगर इसको यहाँ पे बढ़ाना है अचानक से लेबर सप्लाई, तो कहाँ से लाएगी, यहाँ से कुछ लेबर यहाँ शिफ्ट होंगे काम करने के लिए, कुछ लेबर यहाँ से शिफ्ट होंगे, तो हो सकता है ये 20 से आपके 25 लेबर यहाँ पर हो जाएं। तो आपने क्या किया, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना था, इसलिए आपने कुछ लेबर इस इंडस्ट्री से लिए, कुछ लेबर इस इंडस्ट्री से लिए, तो ये आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ऑफ व्हाट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो उत्पादन के साधन है, क्योंकि वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास, तो आप उसका एकदम से बढ़ा नहीं सकते उन रिसोर्सेज को, तो आप क्या करते हैं, अलग इंडस्ट्रीज से, अलग सेक्टर्स से आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट क्या कहला रहा है, कि जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो वो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हैं, डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो डोमेस्टिक सप्लाई पहले पीए थी, अब ये पीटीजी हो गई। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये जो आपका शेडेड एरिया है ग्रीन वाला, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो कहाँ रहा है, इतने ही एरिया में होगा जहां पे आपको सप्लाई बढ़ानी है, तो इतना पूरा हिस्सा, ये ग्रीन वाला हिस्सा आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट को शो करेगा, पुनः वितरण प्रभाव को दिखाएगा। क्लियर है रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। तो ये आपके 6 इफेक्ट्स होते हैं पार्शियल के अंदर में, और पार्शियल के अंतर्गत जब आप बात करते हो आंशिक प्रभाव की, तो इसमें 6 इफेक्ट्स को आपको डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आपका फॉर श्योर आ ही जाता है आपका एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन में, और आपसे वाइवा में भी कोई भी पर्टिकुलर एक इफेक्ट पूछ लेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें एक और चीज है इम्पोर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं हैम्बर्जर ट्राइंगल। हैम्बर्जर ट्राइंगल या हैम्बर्जर त्रिभुज। ठीक, डायग्राम मेरा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने समझा होगा सही से तो आपके लिए डायग्राम डिफिकल्ट नहीं होगा। वो आप समझाते समझाते बहुत ज्यादा उसमें हौच पौच हो गए, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वन गो में डायग्राम बन जाता है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं है। आपको कहीं से स्टीपनेस नहीं दिखानी है, कहीं से कोई पॉइंट नहीं दिखाना है, कहीं से कोई टेंजेंसी नहीं दिखानी है। तो ये आपका इजीएस्ट डायग्राम है, बट आपको समझ में आना चाहिए। अब उस डायग्राम पे वापस से नहीं मैं ड्रॉ करूंगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको फिर से उसी सेम डायग्राम को दिखाते हैं। वाइवा आप लोगों का होगा एग्जाम के बाद, जब आपका रिटन पेपर हो जाएगा उसके 10-15 दिन के अंदर आपका वाइवा हो जाता है।
ठीक है, इसी डायग्राम को हमने फिर से बनाया है जो हमने वहां पे बनाया था, वही सारा एक्सप्लेनेशन है आपका। ये फॉरेन कंट्री और ये आपकी होम कंट्री है, डोमेस्टिक कंट्री। अब क्या होता है, हैम्बर्जर ट्रायंगल आपको क्या शो करता है कि हम देखते हैं कि एक्चुअली जो हमारी इकोनॉमी होती है इसमें आपके मेन प्लेयर्स कौन है, ठीक है, डोमिनेंट प्लेयर्स कौन है। एक आपका कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता, जो कि मांग करेगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो आपके मेन प्लेयर्स हैं उसमें एक कंज्यूमर होगा, एक प्रोड्यूसर होगा और एक गवर्नमेंट होगी। ठीक है, ये तीन क्या है, मेन डोमिनेंट प्लेयर होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड साइड की देखता है, उपभोक्ता मांग पक्ष को देखेगा, प्रोड्यूसर सप्लाई को देखेगा और फिर गवर्नमेंट जो कि रेगुलेशंस लगाएगी, जो कि कंट्रोल करेगी। तो तीन आपके मेन आपके डोमिनेंट प्लेयर्स हैं। तो हमें क्या देखना है कि जब पार्शियल टैरिफ लगाया जाता है, इस टैरिफ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन तीनों के ऊपर। कंज्यूमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रोड्यूसर के ऊपर क्या पड़ रहा है और सरकार के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जब हम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं तो आपने पढ़ा है कंसेप्ट कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या है कि कंज्यूमर को कितना मुनाफा हुआ है, उसको कितना लॉस हो रहा है। प्रोड्यूसर के ऊपर जब हमें इम्पैक्ट देखना है कि ये बेनिफिट में है या लॉस में है, तो हम प्रोड्यूसर इफेक्ट के हिसाब से देखेंगे। ठीक, तो आपका जो वो होता है प्रोड्यूसर सरप्लस, तब हम उसको देखेंगे कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आपको याद होगा जब आपने कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा था BA1 में, तो आपने क्या देखा था कि ये डिमांड होती है, ये सप्लाई होता है और यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन हो रहा है। OP प्राइस पे आप कहते हो कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है। तो हम इसमें देखते थे मार्शल की जो हमारी अप्रोच थी, आप कंज्यूमर सरप्लस कैसे डिफाइन करते हैं, कौन सा एरिया कंज्यूमर सरप्लस को दिखाएगा। याद करिए, बचपन में पढ़ा होगा आपने BA1 में। उपभोक्ता का सरप्लस का एरिया कौन सा है इसमें, PP1। क्योंकि हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कितना आप पे करना चाहते हो और आप कितना पे कर रहे हो, कि आप मेंटली कितना प्रिपेयर हो कि आपको पे करना है, और जब आप मार्केट में गए तो आप कितना पे कर रहे हो, उन दोनों का डिफरेंस ही कंज्यूमर सरप्लस है। तो मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पे जो चीज, हाँ शिवम, बचपन की बात हो गई, आप लोगों ने BA1 में जो पढ़ा था, याद आप लोगों को रहती नहीं है चीजें, तो बचपन ही हो गया ना आप लोगों का। चलिए, तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई कंज्यूमर है वो मैक्सिमम कितना पे करने को रेडी है, OP1। जब वो मार्केट में गया, इक्विलिब्रियम प्राइस उसको कितनी मिली, OP। तो ये जो बीच का सरप्लस है, आप मेंटली प्रिपेयर थे कि आपको इतना देना है और अभी आप इतना पे कर रहे हो, तो ये बचा हुआ हिस्सा कंज्यूमर सरप्लस को शो करेगा, उपभोक्ता के सरप्लस को शो करेगा ये हिस्सा। ठीक, जितना ये आपका शेडेड एरिया है, यही कंसेप्ट आप यहाँ पे लगाओ कि अर्लियर जब आपका क्या थी चीजें, जब टैरिफ नहीं लगा था, तब टैरिफ नहीं लगने के कारण कितना एरिया था कंज्यूमर सरप्लस का ये आपका पॉइंट, ये पॉइंट एंड डिमांड वाला पॉइंट। ये ट्रायंगल आपका क्या दिखा रहा था पहले, कंज्यूमर सरप्लस को शो कर रहा है, DPB। ठीक, क्लियर है ये वाला ट्रायंगल से। मतलब पहले हम कह रहे थे BPD, ये ट्रायंगल अर्लियर था जब आपका नहीं लगा था टैरिफ। जब आपने टैरिफ लगाया तो अब कौन सा ट्रायंगल दिखाएगा कंज्यूमर सरप्लस को, टैरिफ लगने से पहले ये ट्रायंगल आपका था। अब जब आपने टैरिफ लगा दिया तो हम इस प्राइस पे आ गए, डिमांड ये है और ये आपका पॉइंट ओरिजिन का। तो मतलब ये जो आपका ट्रायंगल है FPTD, ये वाले 3 पॉइंट्स कंज्यूमर सरप्लस को शो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर आप उपभोक्ता की तरफ से देखो, उसके लिए क्या हो रहा है, जैसे ही टैरिफ लगाया वैसे ही कमोडिटी महंगी हो गई। ठीक है, पहले आपको कोई कमोडिटी 10 रुपए में मिल रही थी, अब आपको उसका 25 रुपए देना पड़ रहा है। तो आपके साथ क्या हुआ, ये अच्छी फीलिंग नहीं है, ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल हुआ कंज्यूमर के साथ जो कि उस कमोडिटी को खरीद रहा है। तो अगर हम देखें कंज्यूमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टैरिफ का, क्योंकि कमोडिटी महंगी हो जाएगी, पहले से उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो इसका मतलब डेफिनेटली कंज्यूमर सरप्लस पहले से कम हो रहा है, जो कि पहले आप BPD से दिखा रहे थे, टैरिफ लगने के बाद FPD3 से दिखा रहे हो। मतलब ये आपका क्या है, कंज्यूमर सरप्लस का डिक्लाइनमेंट है।
तो कितना एरिया कम हो रहा है कंज्यूमर सरप्लस का, ये आपके जो डॉट्स हैं, अभी मैं इसको शेडेड नहीं करूंगी, नहीं तो फिर आपको आगे की चीज नहीं समझ में आएगी। तो ये जो आपके पूरा एरिया है, बस मैं डॉट से दिखा रही हूँ, ग्रीन डॉट, मतलब बी पी पी टी एफ, इन सबको आप अगर एक साथ ज्वाइन कर दो तो ये एरिया क्या दिखा रहा है, घटे हुए कंज्यूमर सरप्लस को। क्लियर है ये पॉइंट? कंज्यूमर सरप्लस कम होगा और ये कंज्यूमर सरप्लस हम BPPTF वाले एरिया से शो करेंगे। ठीक, तो पहला इम्पैक्ट जो हम कह रहे हैं कंज्यूमर के ऊपर क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका सरप्लस पहले से कम हो रहा है। प्रोड्यूसर पे आए, प्रोड्यूसर के साथ क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पर दिखाया कंज्यूमर सरप्लस, वैसे ही आप प्रोड्यूसर के लिए अगर देखते हैं तो आप क्या कहते हो, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, जितना प्रोड्यूसर ने सोचा उसकी कमोडिटी इतने में बिकेगी और जितने में एक्चुअली में बिक रही है, उन दोनों का गैप क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर का सरप्लस। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है कि आप कह रहे हो प्रोड्यूसर सोच और ये आपका सप्लाई कर्व, ठीक है, ये आपकी सप्लाई को टच कर रहा है PA, और ये मैक्सिमम, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ये जो एरिया था, ये मान लीजिए S है, SPA, ये एरिया आपका क्या दिखा रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस, ट्राइंगल SPA। अब जैसे ही टैरिफ इम्पोज हुआ, क्या हो रहा है, जो आपका सप्लायर है उसकी बढ़ रही है वैल्यू, क्योंकि आपका प्रोटेक्शन इफेक्ट काम हो रहा है, काम कर रहा है यहाँ पर। चलिए, ये ट्राइंगल आपका दिखा रहा है अभी टैरिफ से पहले का एरिया, क्योंकि प्रोटेक्शन इफेक्ट काम करेगा, जैसे ही आपने टैरिफ को इम्पोज किया प्रोटेक्शन इफेक्ट काम करेगा, डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ेगी, घरेलू पूर्ति आपकी इंक्रीज करेगी। तो अब इंक्रीज करके क्या हो रहा है, इसका एरिया बढ़ रहा है। अब नया ट्राइंगल आपका कौन सा हो गया, PF, ये जो आपका S पॉइंट था, ये PT एंड E। क्लियर है ये चीज? ये पॉइंट क्लियर है क्लास? कि पहले जो आपके प्रोड्यूसर की सप्लाई थी वो हम किस ट्राइंगल से दिखा रहे थे, प्रोड्यूसर सरप्लस PPTA से दिखा रहे थे। जैसे ही टैरिफ लगा, प्रोटेक्शन मिला, तो प्रोटेक्शन मिलने के कारण सप्लाई बढ़ गई। तो जब सप्लाई बढ़ रही है प्रोड्यूसर की, उत्पादक की जब पूर्ति बढ़ रही है, तो डेफिनेटली उसके लिए क्या है, ये सरप्लस की सिचुएशन है, उसके लिए फेवरेबल सिचुएशन है कि आप एक प्रोड्यूसर हो, पहले आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे थे, अब आपको 15 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो आपके लिए ज्यादा अर्निंग होगी। तो मतलब प्रोड्यूसर का सरप्लस पहले से बढ़ जाएगा, पहले से इंक्रीज कर जाएगा। और कितना इंक्रीज करेगा, ये जो इन दोनों का गैप है, कि पहले ट्राइंगल SPA था, SPA, ये पिंक वाली ये वाला ट्राइंगल, अब कितना हो गया, इतना। तो बढ़ा कितना ये एरिया, ये जो आपका ग्रीन वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया होगा आपका येलो वाला, वो हम क्या कह रहे हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस का इंक्रीमेंट, मतलब APPTE, APPTE, ये हिस्सा आपका क्या है, बढ़े हुए प्रोड्यूसर सरप्लस का है। क्योंकि टैरिफ लगाने के कारण कंज्यूमर नेगेटिवली अफेक्ट होगा, क्योंकि उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। टैरिफ लगाने के बाद प्रोड्यूसर पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर धनात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उसको सप्लाई बढ़ी हुई मिल रही है, इसको अब ज्यादा सप्लाई करने का मौका मिल रहा है। कंज्यूमर कितना डिक्लाइन कर रहा है, कितना एरिया, ये वाला पूरा एरिया, BPPTF, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कंज्यूमर के ऊपर, वो हम किससे दिखा रहे हैं, BPPTF से। सप्लाई जो बढ़ रही है, प्रोड्यूसर कितना सरप्लस गेन कर रहा है, वो हम दिखा रहे हैं APPTE। यहां तक क्लियर है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का रोल?
अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? गवर्नमेंट के ऊपर रेवेन्यू इफेक्ट आएगा। तो रेवेन्यू इफेक्ट आपका किससे शो हो रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? कि सरकार के ऊपर टैरिफ लगाते ही क्या होगा, राजस्व को गेन करेगी, उसके पास रेवेन्यू आएगा। कितना रेवेन्यू गेन कर रही है इस डायग्राम में? जितना टैरिफ और जितना इंपोर्ट है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो आपका कौन सा रेक्टेंगल शो करेगा रेवेन्यू इफेक्ट को? अभी जस्ट हमने पढ़ा था उसको, रेवेन्यू इफेक्ट। EFKL। शोभा, जो आप कह रहे हो वो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन वो भी पिछले डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम कह रहे हैं रेवेन्यू इफेक्ट आपका क्या है कि टैरिफ आपने कितना लगाया PPT, इंपोर्ट कितना कर रहे हो EF। तो मतलब ये जो आपका एरिया है ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया जो गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है जब वो टैरिफ लगा रही है, क्योंकि उसकी अर्निंग हो रही है। ठीक, और कितनी अर्निंग हो रही है आपकी? LKEF के बराबर, ये वाले एरिया के बराबर। तो हम कह रहे हैं जो हमारे 3 मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आपके डोमिनेंट प्लेयर हैं इंडस्ट्री के, इकोनॉमी के, वो आपका कंज्यूमर टैरिफ से नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है, प्रोड्यूसर पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट पॉजिटिवली अफेक्ट हो रही है। और ये जो तीनों इफेक्ट हैं, चाहे वो जो आपका BPPTF हो, चाहे आपका APPTE हो, चाहे आपका LKEF हो, अगर आप देखिए तो ये सारा जो तीनों इफेक्ट हैं जो तीनों के ऊपर पड़ रहे हैं, तो ये तीनों इफेक्ट एक्चुअली पड़ किस एरिया में रहे हैं? इतने एरिया में ही पड़ रहे हैं। ठीक है, ये जो आपका ब्लू एरिया है इसमें ये LKEF भी इसी में आ रहा है। ठीक है, जो आपका BBPT वाला एरिया है ये भी आपका इसी में आ रहा है, और कंज्यूमर का जो सरप्लस है, जो प्रोड्यूसर का सरप्लस है, वो भी आपका इसी एरिया में आ रहा है। तो मतलब जो आपके 3 इफेक्ट हैं वो आपको मिलने कहाँ है? इसी में आपको मिलने हैं। ये जो आपका ब्लू वाला रेक्टेंगल दिख रहा है इसमें। तो इसमें अगर आप अब आप इस डायग्राम को, ये जो आपने बनाया है, इसको अगर आप डिवाइड करो डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट मतलब एक सेक्शन आपने ये वाला ले लिया जो आपने A नाम दिया है। ठीक, एक आपका ये ट्राइंगल हो गया, मान लीजिए आप इसको X बोल रहे हो, और ये ट्राइंगल आपका Y। ठीक, अब आप यहाँ पर क्या कह रहे हो कि जो कुछ भी जो कंज्यूमर गेन कर रहा था, गवर्नमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट कैसे हुआ? देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेवेन्यू को कलेक्ट कर रही है। टैरिफ लगाते ही क्या हो जा रहा है, गवर्नमेंट पे असर कैसे पड़ रहा है कि उसको इनकम हो रही है। तो अगर उसकी इनकम हो रही है तो इसके लिए पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। आपकी आय हो या आपका खर्च हो, तो दोनों में से आपके लिए फेवरेबल क्या है? जैसे एक इंडिविजुअल अगर देखिए कि उसको पैसा मिल रहा है, उसका पैसा जा रहा है, पैसा मिलना उसके लिए पॉजिटिव इफेक्ट है। तो सिमिलरली आप क्या कह रहे हो, सरकार के पास जब पैसा आ रहा है तो वो पैसा कहाँ है? वो आपका पॉजिटिव इफेक्ट में जाएगा, गवर्नमेंट का पैसा। ठीक, तो हमें बात कर रहे थे ये जो आपका ए वाला एरिया है, मतलब इतना एरिया, ये हिस्सा जो आप बात कर रहे हो ए एरिया, ये ए एरिया कंज्यूमर के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? कंज्यूमर का सरप्लस जब हम देख रहे थे तो इस ए एरिया में कंज्यूमर का सरप्लस बढ़ रहा है या घट रहा है? कंज्यूमर सरप्लस पहले से कम हो रहा है। इतना हिस्सा हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखें, उपभोक्ता के पर्सपेक्टिव से, तो पहले से डिक्लाइन हो रहा है। पर यही वो एरिया है जो कि पहले क्या हो रहा था, जो प्रोड्यूसर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये आपका एरिया SPA जो था, इतना एरिया प्रोड्यूसर का बढ़ा और कंज्यूमर का कम हुआ। तो मतलब ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया कंज्यूमर के लिए नेगेटिव है और प्रोड्यूसर के लिए पॉजिटिव है। सिमिलरली ये जो आपका ये वाला बॉक्स है गवर्नमेंट का, ये कंज्यूमर का नुकसान है। कंज्यूमर का इतना एरिया कम हो रहा था, कंज्यूमर के लिए नेगेटिव था, लेकिन गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव था। ठीक, तो ये एरिया भी आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जहां पे कंज्यूमर लूज कर रहा है वहां पे गवर्नमेंट ने गेन कर लिया। तो मतलब ये जो आपका पूरा बॉक्स था, इस पूरे बॉक्स में जो आपका एक्चुअल, हाँ कल क्लास रहेगी, कल भी मैं इसको क्रिएट करूंगी क्लास को,
ऑनलाइन ही क्लास लूंगी कल आप लोगों की। तो ये जो आपका एक्चुअल लॉस है वो क्या है, इन दो ट्राइंगल्स के बराबर है। ये जो आपको ट्राइंगल एक्स दिख रहा है एंड ट्राइंगल वाई दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या शो कर रहे हैं, एक्चुअल वेट लॉस को शो कर रहे हैं, टेरिफ का एक्चुअल इम्पैक्ट दिखा रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को ही हम क्या कहते हैं, हेम्बर्जर ट्राइंगल। ठीक है, हेम्बर्जर त्रिभुज या हेम्बर्जर ट्राइंगल आपके क्या है, जो एक्चुअल